कभी भी मैं राजस्थान जो कैमल फेस्टिवल जो ड्रेस पहन के जाता हूँ, ऐसे नहीं है किसी शादी में पहन के खड़ा हो गया, या मेरा कोई प्रोफेशनल कोई प्रोग्राम है जो मैंने हायर किया हुआ है, या वहाँ पे मैंने मैनेजमेंट का कोई काम लिया हुआ है, वहाँ पे उसी मंच में मैं जाके वही कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा हो गया, नहीं करता हूँ। मैं उस कॉस्ट्यूम की इज्जत बहुत करता हूँ। और हर समाज का अलग-अलग पाटा है। पाटा कभी भूखा नहीं सोता है। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ बहुत बड़ी। कैसे? पाटा कोई पाटा है कभी भूखा नहीं सोता है, उसके ऊपर एक ना एक आदमी खाना ज़रूर खाएगा। आदाती अच्छा, बाज़ार में 110 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 130 साल पुरानी दुकानें हैं। बड़े बाज़ार में 120-30 साल पुरानी, सारा हेरिटेज है आज भी। और वो धीरे-धीरे 1000 हवेलियों का शहर था, वो 500 हवेलियों में रह गया, खत्म हो गया। मैंने सुना है आप आँखों पे पट्टी बाँध के भी साफा बाँध देते हैं। हाँ, बाँध देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो पूरे श्रृंगार से अपने बदन को ढक लेती थी, कि इतनी दूर तक इतनी चूड़ियाँ हैं, दूर फिर चूड़ियाँ, चूड़ा है, तो ये पूरा। और हाथ उस समय कवर हो भी गया। स्लीवलेस थे। ऐसे नहीं है कि स्लीवलेस नहीं हुए, बाजू बहुत बाद में बने थे, पहले स्लीवलेस ही हुआ करता था। राजस्थान अपनी बहुरंगी संस्कृति के लिए विश्वविख्यात है। इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए बहुत से कलाकारों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज जो हमारे मेहमान हैं, जिनका मानना है कि उनका काम केवल इस संस्कृति से लोगों को अवगत करवाना और इसमें वृद्धि करना ही है। कुछ लोग इन्हें साफा स्पेशलिस्ट कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें फोक सिंगर, कुछ तो इन्हें एक्टर की भी संज्ञा दे देते हैं। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट गोपाल बिस्सा। नमस्कार, मैं योगेश राजस्थानी, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। गोपाल जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गोपाल बिस्सा, कोई कहता है कि साफा बांधते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि गाना गाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो मॉडलिंग भी करते हैं। आप क्या कहते हो, गोपाल बिस्सा क्या करता है? गोपाल जैसा एक सामान्य व्यक्ति है, उसको अपने बीकानेर से बहुत ज़्यादा लगाव है, और यहाँ की संस्कृति से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मेरा तो काम बस इतना ही है कि यहाँ की संस्कृति जितनी आगे बढ़ सके, यहाँ के जो युवा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके हम लोगों को देखते हुए, तो बस यही काम करते हैं, और क्या करते हैं हम। आपको लग रहा है कि युवा जुड़ रहे हैं? युवा बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं अभी पिछले, ये समझ लो कि 8-10 सालों से। उसका कारण ये है कि ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया अभी इतनी एक्टिव है, उसको देखते युवा पीढ़ी है जो यहाँ के कल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गई, कि अपनी रील बनाने के लिए पर्पज़ से जाओ, चाहे अपना फ़ोटो शूट के पर्पज़ से जाओ, चाहे किसी भी पर्पज़ से वो यहाँ की कल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है। तो वो बढ़िया बात ये है कि ये सोशल मीडिया के माध्यम से वो सारे उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे होली का फेस्टिवल है, चाहे गणगौर का फेस्टिवल है, चाहे अपने स्थापना दिवस का फेस्टिवल है, या कोई भी यहाँ की लोकल एक्टिविटी है, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं यहाँ के युवा, और बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है। क्योंकि हमेशा एक बात कही जाती है कि संस्कृति धीरे-धीरे लुप्त हो जाएगी, युवा जुड़ नहीं रहे हैं, तो ऐसा सही में कोई संस्कृति लुप्त हो सकती है, आपको लगता है? भाई अभी पीछे 10-15 साल पहले, 20 साल पहले तक तो ये सोच रहे थे कि ये खत्म हो जाएगी। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, रीलों का ये जो प्रचलन अभी शुरू हुआ है, उसके हिसाब से देखें तो युवा वापस इसके अंदर एंट्री कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। चाहे वो गर्ल्स है, चाहे बॉयज़ है, वो सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। हर आप कोई भी फेस्टिवल देख लो, आप उसमें भीड़ मिलेगी आपको, गैदरिंग ज़्यादा मिलेगी पहले ना से। वो ठीक है, चाहे उनका आने का कारण आने कोई का भी हो कारण सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही कोई त्योहार आने वाला होता है, उससे पहले ही लोग उसकी सोशल मीडिया पे वो त्योहार मनाना शुरू कर देते हैं, ताकि लोग वहाँ जल्दी इकट्ठा हो पाएँ। हाँ, तो बढ़िया बात ये है ना उसमें, तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही वहाँ अपना मतलब ये चाहे रील की प्रमोशन के लिए, चाहे किसी के लिए वो उसमें जुड़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही हो रहा है ये। मतलब एक इवेंट खत्म नहीं होता, नेक्स्ट जो इवेंट आने वाला है, उसकी पहले ही वो पोस्ट कर देते हैं कि भई होली खत्म हुई है, गणगौर आ रही है, गणगौर खत्म हुई है, या ये अपने स्थापना दिवस अक्षय तृतीया आ रही है, अक्षय तृतीया नरसिंह चतुर्दशी आ रही है। मतलब आगे से आगे पोस्ट चलती रहती है उसमें। वो बढ़िया बात ही है वो। रूटीन बना रहता है। आपने यहाँ से बीकानेर से शुरू किया, आप पीएम कार्यालय तक गए और आपने देश-विदेश की यात्रा भी की, लोक कलाकार के नाम से। ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे पापा जी थे, वो वर्कशॉप में सर्विस दी, हम 5 भाई-बहन हैं। तो बड़े भाई साहब हैं, वो अभी वर्तमान में पार्षद हैं। तो अच्छा, हमने धीरे-धीरे हमने मेहनत करते थे,
मैंने आप मानोगे नहीं, मैंने सब्जी मंडी, ऊन मंडी सब में पल्लेदारी का काम भी बहुत किया मैंने। अच्छा। उससे पहले उसके बाद में भी फ़ोटोग्राफ़ी बहुत की मैंने। तो धीरे-धीरे मेहनत करते क्या एक संस्था से जुड़ा मैं मूमल कला केंद्र से। तो उसमें शहर के और भी गणमान्य व्यक्ति थे, जो उसमें काम करते थे कल्चर का। तो उनके साथ में मैं जुड़ गया। जुड़ते क्या है, कभी उनके साथ में हम दूरदर्शन में प्रस्तुति देने गए, कभी आकाशवाणी में गए, कभी कहीं गए, जैसे जवाहर कला केंद्र है, वहाँ भी हमने 2-3 प्रोग्राम किए। अच्छा। अभी मैंने स्थापना दिवस के 5 दिवसीय कार्यक्रम मैंने किया था वहाँ पे पिछले साल वाला, अच्छा। जवाहर कला केंद्र का, जहाँ चीफ गेस्ट थे अशोक गहलोत साहब। तो उनके द्वारा जुड़ते 2003 में मैं फर्स्ट कैमल फेस्टिवल, जो अपने बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय ऊँट उत्सव होता है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं, या मेरे को जो एक मुकाम हासिल हुआ है, जो मंच मिला है मेरे को ये राजस्थानी कल्चर का, उसकी सारी देन देखी जाए तो ये कैमल फेस्टिवल है। कैमल फेस्टिवल में पहला मंच वहीं से मिला। पहला मंच मेरे को कल्चरल संबंधित वहीं से मिला। मैं वहाँ पे फर्स्ट कॉस्ट्यूम पहन के गया, तो मेरी कॉस्ट्यूम को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। उसके बाद में मेरी मानसिकता यही रह गई कि अपन हर साल एक चेंज कॉस्ट्यूम, या अपने जो कपड़े हैं, या ऑर्नामेंटल है, या पगड़ी है, या चलने का स्टाइल है, तो वो कुछ ना कुछ नया किया जाए। नया करने से क्या होता है कि जैसे जितने भी पार्टिसिपेट वहाँ पे होते हैं, उनकी एक ही कॉस्ट्यूम होती है, आप हमेशा देखना, हाँ, एक जैसी होती है सबकी। और वो होता है ना कि एक ही कॉस्ट्यूम में एक आदमी सारे दिखते हैं और एक आदमी अलग आता है, तो उसकी एक अलग ही पहचान हो जाती है। उसी हिसाब से मैंने धीरे-धीरे करते आज 2024 तक का जो सफ़र कैमल फेस्टिवल का है, उसमें आप मेरे सारे 24 साल के, ये इतने सालों के आप देख लो, आपको हर साल चेंजिंग मिलेगी। तो वो एक मेरा शौक बन गया, और आज तक मैंने उसमें पार्टिसिपेट कभी नहीं किया। उस प्रतियोगिता में कभी भाग नहीं एक लिया, बार भी पार्टिसिपेट कभी नहीं किया मैंने, 2003 से लेके आज तक का, और ऑन रिकॉर्ड मेरे पास में सारा पड़ा है। नहीं करने का कोई कारण? कारण कुछ नहीं है। पार्टिसिपेट में मेरे को ये लगता है कि आदमी को हार्डली लगता है कि यार मेरा ये आज नंबर नहीं आया। वैसा नहीं, अपने को शौक है, शौक पूरा करना है और कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। अपने कोई मोहर की ज़रूरत नहीं है। मोहर की ज़रूरत नहीं है। अपन अपने आप में खुद ही एक वो क्या है क्या कहते हैं, अपने को मिला हुआ है, तो ज़रूरत ही नहीं है, क्या करना है। अगर मैं इस साल पार्टिसिपेट करूँ और मेरे को चाहे मिस्टर बीकाना नहीं बनाए या और कुछ नहीं, तो मेरे को हार्डली लगता है, दुःख होता है। अगले साल मैं और मेहनत करूँ, फिर नहीं हो तो उससे बढ़िया अपन पार्टिसिपेट नहीं करो, अपना एन्जॉय करो, मेले की मस्ती लो भरपूर। 3 दिवसीय 2003 से 2024 24 हर साल आपने अलग गेटअप लिया? अलग गेटअप लिया। आप मेरा 2003 से 24 तक का सारा रिकॉर्ड उठा के देख लो। कभी मैंने सेम ड्रेस, सेम पगड़ी, सेम ऑर्नामेंटल कभी आज तक नहीं पहना। रिपीट नहीं किया मैंने किसी चीज़ को। कैमल फेस्टिवल के बाद, उसके बाद जर्नी कैसे आगे बढ़ी? मैं आपको बताऊँ, मैं कैमल फेस्टिवल के अलावा किसी भी मंच पे कॉस्ट्यूम का यूज़ नहीं लेता हूँ। अच्छा। कभी भी मैं राजस्थान जो कैमल फेस्टिवल जो ड्रेस पहन के जाता हूँ, ऐसे नहीं है किसी शादी में पहन के खड़ा हो गया, या मेरा कोई प्रोफेशनल कोई प्रोग्राम है जो मैंने हायर किया हुआ है, या वहाँ पे मैंने मैनेजमेंट का कोई काम लिया हुआ है, वहाँ पे उसी मंच पे मैं जाके वही कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा हो गया, नहीं करता हूँ। मैं उस कॉस्ट्यूम की इज़्ज़त बहुत करता हूँ। जो उस दिन पहनी है वो केवल उसी दिन के उसकी लिए। एक गरिमा है। ऐसे नहीं है कि किसी शादी में चला गया वो पहन के, या और कहीं चला गया, नहीं। उसकी मतलब इज़्ज़त बहुत करता हूँ कि वो केवल उसी मंच पे पहनूँ। और जिस दिन मैं मंच से उतरता हूँ, फेस्टिवल जब समाप्त होता है, तो उसी दिन नेक्स्ट फेस्टिवल की जो है वो दिमाग में रहती है कि अपने को अगली बार क्या पहनना है। मतलब पूरे साल तैयारी चलती है। हाँ, जैसे पाली, सिरोही, सोजत, ये जो अपने ज़िले हैं, वो आज भी ट्रेडिशनल कल्चर में जीते हैं, आप कभी जाके देखो। आज भी वो अपनी ही संस्कृति में जी रहे हैं। वहाँ का दूल्हा वो आज भी वहाँ की लोकल ड्रेस पहन के ही जाएगा। जैसे अच्छा। हमारे अपने समाज में ये विष्णु रूपी दूल्हा जाता है, वो अपन कल्चर में जी रहे हैं उसी हिसाब से। उसी हिसाब से आज भी वहाँ के लोग हैं, स्कूल भी बच्चे जाते हैं ना, तो वो वहाँ के कॉस्ट्यूम में जाते हैं। पाली, सिरोही, सोजत, शिवगंज, ये मारवाड़ का जो बेल्ट है, आप कभी देखो, ये रेबारी जाति के लोग हो गए। अच्छा, स्कूल ड्रेस की जगह क्या वो बात करते हो आप, ट्रेडिशनल जो बहुत कपड़े शानदार वहाँ की ड्रेस है। मैं वहाँ भी ड्रेस सिलवाने के लिए जाता हूँ, तब देखता हूँ। यहाँ पे बीकानेर में हमने ड्रेसें बहुत कम सिली जाती है वो वाली। अच्छा। यहाँ पे टेलर नहीं है वैसे, और वहाँ के जो रूटीन में कपड़े वही बनाते हैं। तो आप कैमल फेस्टिवल के लिए कपड़े बनवाने बाहर जाते हैं? बाहर जाता हूँ मैं। मोस्टली मैं जैसे पाली है, सिरोही है, यहाँ पे लोग आज भी संस्कृति में जी रहे हैं। वहाँ पे अंगर की जो
बना सकते हैं वो यहाँ नहीं बना सकते हैं। अंगरखी है, अच्छा। अंगरखा है, ठीक है, और जैसलमेर का जो टेवटा है, जो नीचे अपन धोती बोलते हैं, हाँ। जैसलमेर के लोग उसको टेवटा बोलते हैं। वो जो जैसलमेर के लोग बना सकते हैं, वहाँ के जो कारीगर हैं, वो यहाँ नहीं बना सकते हैं। रेबारी जाति की जो पगड़ी है, वो जो रेबारी बांध लेबर ही सकता बांध है, सकता है, वो और कोई नहीं वो बांध। अपन नहीं बांध सकते। तो मैं वहाँ से भी बंधवा के लेके आता हूँ। ऑर्नामेंटल है, जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी वो आपको हर मार्केट में मिल जाएगी। यहाँ पाली, सिरोही, इस बेल्ट में, मारवाड़ के बेल्ट में, यहाँ आपको नहीं मिलेगी, कहीं भी घूम लो तो। जैसे हम जो ऑर्नामेंटल पहनते हैं ज्वेलरी, वो यहाँ नहीं मिलेंगे, वहाँ हर मार्केट में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रूटीन में लोग पहनते हैं, वहाँ के जेंट्स। इतनी ज्वेलरी पहनते हैं? हाँ, चाहे एक ये अपने क्या कहते हैं इसको, ठुस्सी बोलते हैं ऊपर गले में, असली बोलते हैं, और मादलिया बोलते हैं। ये मादलिया वगैरह वहाँ रूटीन में लोग पहनने वाले हैं, यहाँ पे अपने नहीं मिलेंगे। अपने तो जैसे अगर कोई पगड़ी पहन के निकल भी जाए ना मार्केट में, तो लोग पूछते हैं कि आज क्या बात है, आज क्या बात है, आज सही। क्या बात है। वो सिस्टम है, वहाँ पे लोग जनरली पहनते रहते हैं। लेकिन अब पगड़ी साफों का क्रेज भी बढ़ा है लोगों में। हाँ, बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा। आप शादियों में अभी देखो, कोई टाइम था कि 20 पगड़ी नहीं बांधते थे लोग, 10 पगड़ी नहीं बांधते थे, या दूल्हे के जो पिता है, ताया दो है, तीन जो चाचा है, वो सिलेक्टेड लोग हैं। 2-3 सेलेक्टेड है, वो बांधते थे। अभी आप कोई शादी में नॉर्मल से नॉर्मल, जो हमारे को इवेंट का काम देता है, वो 100 पगड़ी तो नॉर्मल लिखाते हैं अच्छा। कि 100 पगड़ी लिया ना। एक जैसी। हाँ, छोटे से छोटे मायरे का फंक्शन है, 50 पगड़ी लगती है। तो बढ़िया है, आज मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, पगड़ी की बढ़ेगी, या जो पगड़ी बांधने वाले लोग हैं, तो उनको आमदनी का, आज रोजगार का साधन भी मिल रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तैयार हो रहे हैं पगड़ी में। तो एक व्यवसाय ही है एक अलग तरीके से। आज जोधपुर चले जाओ आप, वहाँ पे अपने से ज़्यादा क्रेज है पगड़ी का। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बहुत है पूरे मार्केट में पगड़ी की। वहाँ के लोग शौकीन हैं। जैसे प्योर की पगड़ी है, वो राजपूत समाज में बहुत ज़्यादा पहनते हैं, अपने यहाँ कम पहनते हैं लोग। वो महंगी भी आती है, उसकी 2000-2500 से रेट स्टार्ट है। यहाँ पे लोग पहनते नहीं है प्योर की पगड़ी, और जोधपुर बेल्ट में सारे मोस्टली लोग वही पहनते हैं, उनको शौक है। यहाँ पे रेंट पे जो अभी जो बिजनेस चल रहा है, वो बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है। रेंट पे पगड़ी वाला। किसी के पास चले जाओ आप, 150, 200, 400 पगड़ी आपको रेंट पे मिल जाएगी। तो आज युवा पीढ़ी को जो ये पगड़ी बांधने वाले हैं या जो सीख रहे हैं, उनको एक रोजगार व्यवसाय बढ़ ही रहे हैं। आप इसके साथ साथ पुरानी चीजों को भी ढूंढते रहते हैं, क्योंकि आपका झुकाव है या आपकी लगाव है उस चीज के प्रति। तो ऐसी कोई चीज आपको मिली जो अब लुप्त हो गई? पहले बीकानेर में बहुत थी, लेकिन अब वो लुप्त होने की कगार पे है या लुप्त होने वाली है, ऐसी कोई संस्कृति या ऐसा कोई इवेंट? ऐसे तो देखो, बीकानेर की संस्कृति से जुड़े आप तो बहुत सी चीज़ें हैं जो लुप्त हो भी रही है, और कुछ चीज़ें लुप्त हो गई है। जैसे आपको अभी मैंने बताया था कि जैसे यहाँ की पाटा संस्कृति है। पाटा संस्कृति को लोग बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं, हाँ। बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। मैं बाहर जाता हूँ तब सुनते हैं कि वहाँ के लोग क्या है, वो पाटों पे बैठे रहते हैं क्या। पाटा जो है वो बीकानेर का इतना बड़ा मंच है कि वहाँ का पूरा राजनीति वो पाटा तय करता है। हार जीत का फैसला पाटा तय करता है। और बीकानेर में मतलब ये देख लो, मेरे ख्याल से मैंने सर्वे किया था उस समय 144 या 45 पाटे थे। 144? 45 पाटे हैं केवल आज शहरी परकोटे में? शहरी परकोटे में, 4 दीवारी के अंदर अंदर बता रहा हूँ मैं। और हर समाज का अलग 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 पाटा है। पाटा कभी भूखा नहीं सोता है। अच्छा। आपको एक बात बताऊँ बहुत बड़ी, कैसे? पाटा कोई पाटा है कभी भूखा नहीं सोता है, उसके ऊपर एक ना एक आदमी खाना जरूर खाएगा। तो वो अच्छा। खाएगा तो उसी को भी मिलेगा। मतलब कोई पाटा है बीकानेर में, वो बिना जूठा हुए बने रह ही नहीं सकता। सारे पाटे में किसी आप दमनी चौक में चले जाओ, वहाँ पे आज भी रात को लोग अपने घर से टिफिन लाके वहाँ पे खाना खाते हैं। ये तो मैंने भी देखा है, बहुत से लोग टिफिन लाके फिर पार्टी टिफिन पे लाते खाते हैं हैं। या हाँ। जो भी आयोजन है अपना पाटे पे करते हैं। तो वो बढ़ ही रहा है। पाटा निर्णय करता है पूरे बीकानेर का, क्या बात करते हो। पाटे जो है वो अपनी एरिया फिक्स की हुई है। तो स्टेट टाइम से पाटों की जमीन है जो आज राजा महाराजा के टाइम से पाटे को दी हुई है, उस जमीन पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके नीचे टैग लगा हुआ है, आप देखो ये, जहाँ पाटा पड़ा है उस जगह पे आप कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि उसको हटाया, यहाँ पे कोई वाचनालय बना लिया या कोई जल मंदिर प्याऊ बना ली या और भी कुछ बना ली, नहीं। वो पाटे का स्थान ही फिक्स है। बीकानेर में पाटे है 4 पक्के, 5 पक्के, 6 पक्के, 7 पक्के, सब में पैर अलग अलग है, उनकी सबकी अलग 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 हिस्टोरिकल है। नहीं, इससे भी फर्क पड़ता है कितने पाटे हैं पैर उसके पाटे के? हाँ, उसमें पद का फर्क पड़ता है कि इसमें 6 पैर का पाटा है, तो उसमें वहाँ के ज़्यादा गणमान्य लोग बैठते थे पहले।
इसमें 4 पक्के पाटे हैं, तो उसमें ठीक है, नॉर्मल वे में जो लोग हैं वो बैठ जाते हैं। मतलब उसका जो 7 पग के पाटे पे बैठ रहा है वो ज़्यादा हाँ, महत्वपूर्ण है। अभी मैंने आपको बताऊँगा, जैसे कोचरों का चौक है। कोचरों का चौक में 7 पैर का पाटा है। तो 7 पैर का पाटा है, बीकानेर में सबसे बड़ा कोचरों का चौक है, क्षेत्रफल में भी। अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कोचरों का चौक है। अभी उसने अपना 100वाँ बर्थडे पाटे का मनाया था, पूरे कोचर समाज ने। कोचरों के चौक वालों ने मिलके। मिलके 100वाँ बर्थडे पाटे का मनाया था, और उसमें मेरे ख़्याल से 2 से 2,500 आदमियों का उन्होंने खाना भी, भोजन भी किया था वहाँ पे। उस पाटे का डेकोरेशन भी किया था। मगन जी गोचरों ने उसके ऊपर पाटे पे गाने भी बहुत लिखे थे। पाटे के ऊपर वर्णन किया था, अच्छा, सिंगिंग का। उसके ऊपर भक्ति संगीत का कार्यक्रम भी हुआ था। बहुत बढ़िया आयोजन, 2 दिवसीय कार्यक्रम उन्होंने किया था पाटे का। जहाँ लोग घरवालों का नहीं मना रहे, वहाँ बीकानेर पाटे का मना रहा है। बीकानेर एक क्या कहते हैं, वो एक अलबेला और मस्ताना शहर है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तो लोग बाहर से जो पर्यटन आते हैं, इसको देखने के लिए आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कि बीकानेर को देखो, बीकानेर के लोगों को देखो कि वो आज भी कैसा जीवन जी रहे हैं और अलमस्त हैं। अगर ₹1 जेब में है ना, तो भी वो मस्ती ले रहे हैं, और ₹1000 है तो भी मस्ती ले रहे हैं कि क्या करेंगे बिल्डिंग बना के, पाटे भी गुज़ारनी है। हमारे पाटे के लिए तो कहा जाता है कि यहाँ चपरासी और कलेक्टर दोनों एक बराबर है। एक ही बराबर है। एक बात और मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि आपने पर्यटनों की बात की, पर्यटक जो बाहर से आते हैं, तो उनका क्या झुकाव रहता है राजस्थानी संस्कृति के प्रति? क्योंकि आप मंत्रालय से भी जुड़े रहे हैं बहुत। झुकाव बीकानेर में कुछ-कुछ पॉइंट है, वो वाक़ई में देखने लायक है पर्यटकों के लिए। जैसे अपना जो हेरिटेज है, रामपुरी हवेली से लेके लक्ष्मीनाथ जी, बीकाजी टेकरी तक, ये पूरा हेरिटेज वॉक एक रोड है पूरी। इसके ऊपर बहुत सी चीज़ें हैं, वो अपने को देखने को मिलेगी। जैसे वहाँ की हवेलियाँ हैं, यहाँ का अपना मार्केट है, जो पुराना बाज़ार बना हुआ है। एक ये पॉइंट हो गया। उसके पास में अपने भांडासा जैन मंदिर है, और सागर है, वो भी देखने लायक है। अपने शिवबाड़ी मठ है, वो देखने लायक है। जूनागढ़ किला है, वो देखने लायक है। लेकिन मेरी जो मानसिकता ये है कि सिटी के अंदर जितने पर्यटक आएँगे ना, उतना सिटी का बहुत ज़्यादा उद्धार होगा। और जो चीज़ सिटी में आपको देखने के लिए मिलेगी, वो आपको आउटर में बाहर नहीं मिलेगी। आप कहीं चले जाना। नहीं, आउटर तो सारा सब शहर एक जैसे ही होते हैं। शहर तो एक जैसा हो गया। जैसे आज कॉलोनिकल जो आउटसाइड एरिया है, जो सिटी के चार दीवारी के बाहर का एरिया है, अंदर में आप देखो, आपको हर चीज़ पुरानी मिल देखने को। आज बड़े बाज़ार में आप निकलोगे ना, आपको 110 साल पुरानी, 20 साल पुरानी दुकानें मिलेगी। आज दाती बाज़ार में, आप दाती बाज़ार आपने देखा है कभी? नाम सुना है दाती बाज़ार का? नहीं सुना ना। दाती बाज़ार किसको बोलते हैं बीकानेर में? कौन सा है? जो चूड़ी बाज़ार है, अच्छा, उसको दाती बाज़ार बोलते उसको हैं? दाती बाज़ार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आज से 100 साल पहले वहाँ पे केवल हाथी दाँत के चूड़े और चूड़ियाँ मिलती थी। अच्छा, फिर वो चूड़ियाँ मिलने लगी तो उसको चूड़ी आप बाज़ार कहने उसको लगे। चूड़ी बाज़ार कहने लगे। उसको पहले बोलते थे दाती बाज़ार। दाती अच्छा, बाज़ार में 110 साल पुरानी, 20 साल पुरानी, 130 साल पुरानी दुकानें। बड़े बाज़ार में 120-30 साल पुरानी, सारा हेरिटेज है आज भी। अब वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे 1000 हवेलियों का शहर था, वो 500 हवेलियों में रह गया, खत्म हो गया। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को? करना ही चाहिए, सरकार को करना चाहिए, उसके बाद में यहाँ के जो लोग हैं, जो उनमें रह रहे हैं, उनको भी करना चाहिए। मैं तो अभी कलेक्टर में मीटिंग थी, तो उसमें मैंने उनको बताया भी था कि जैसे एक हवेली के आगे उसका एक साइन बोर्ड लगा दो कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये हवेली इतने साल पुरानी है, ये वो है, इसका ये इतिहास है। उसके बाद में उसको थोड़ा-सा भय भी रहेगा कि मेरी हवेली के आगे ये लग गया, तो मैं उसको उतार नहीं सकता। लेकिन जो लोग हवेलियों में रह रहे हैं, हुँ। उतना ईज़ी नहीं होता ना उसमें रहना, क्योंकि अब आवश्यकताएँ बढ़ती जा रही है लोगों की, तो उसके लिए कुछ तो ऑप्शन निकालना तो पड़ेगा ना दूसरा। ऑप्शन उसमें कमर्शियल डेवलप कर दो, उसको होटल में डेवलप कर दो। आज अगर टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सिटी के अंदर आएगा ना, चाहे बीकानेर सिटी में कहीं आओ, आज बीकानेर रोज़गार का साधन कितना बढ़ेगा। आज आप जैसलमेर को देखो कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वहाँ के रहने वाले, वो आज टूरिज़्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो आज वहाँ रोज़गार की कमी नहीं है। आज उदयपुर है, जो इंडिया में 1 नंबर टूरिस्ट पॉइंट है अभी, हुँ। तो वहाँ रोज़गार की कमी नहीं है। क्यों? बीकानेर क्यों पिछड़ा हुआ है? यहाँ पे टूरिस्ट आता है और सीधा जैसलमेर निकल जाता है, इधर उदयपुर निकल जाता है, या जयपुर से वाया सीधा फ्लाइट पकड़ के उदयपुर चला जाता है। यहाँ स्टे क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उसको उतना सीरियसली ले नहीं रहे। ले नहीं रहे हैं। आज कोई फॉरेनर मार्केट के अंदर से निकले तो अपन उसको गौर ही नहीं करते हैं, ये क्या है, क्या नहीं, वो चला गया, आ गया, बस कैमरे में फ़ोटो ले रहा है, बस इतना ही है।
आपको ये मतलब आपकी ये सोच नहीं है कि इसके ऊपर अपन कितना वर्क कर सकते हैं। उसको आप उससे बिज़नेस कैसे ले सकते हो आप? आज सिटी के अंदर आया है तो 10 टैक्सी ऐसी होनी चाहिए जो केवल टूरिज़्म की कलर की हुई हो, उसके ऊपर पॉइंट बने हो, उसके पास में एक कार्ड हो, जो उस ऑटो में बैठ के वो यहाँ के 6-7 पॉइंट बना ले, उसकी रेट फिक्स कर ले कि मैं यहाँ घुमा के लाऊँगा। आज जितने टूरिस्ट अंदर आएँगे मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी मार्केट की, मार्केट में रोज़गार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वो एक पूरा आपको सोच के प्लान बना के चलना पड़ेगा। आज आप जोधपुर में जाओ, जोधपुर में जब आप ओल्ड सिटी में अंदर निकलोगे ना, तो अंदर पूरे में पेंटिंग की हुई है। यहाँ के लोग क्यों नहीं कर रहे? यहाँ के प्रशासन को मैंने पहले भी 1-2 बार लिख के दिया कि भई आज रामपुरी हवेली से बीकाजी, तेगरी तक में जितने भी बंद मकान पड़े हैं या बंद बाड़े पड़े हैं, जो भी वो केवल चारदीवारी उसके अंदर ना कोई रह रहा है, ना कोई बात, तो उसको आप कलरफुल बना के उसके ऊपर कुछ ना कुछ आर्टिकल बीकानेर सिटी का या यहाँ का कोई कल्चर का एक आर्टिकल बना दो ताकि उसको देखने के माध्यम से लोग अंदर आने स्टार्ट हो जाए। और अब तो सेल्फी का दौर आ गया, बहुत सेल्फी ज़्यादा भी हो गया। फोटो खिंचवाने के लिए आ जाएँगे लोग। बहुत। आज जोधपुर में कितना हाइलाइट है, आप देखो अंदर जाओ। आज वाराणसी में छोटी-छोटी तंग गलियों के अंदर भी देखो बहुत शानदार पेंटिंगें बनी हुई हैं। लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने घर के आगे बनाने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा लोग से ज़्यादा है। साफा बाँधने जाते हैं। अब भारत से बाहर भी आप बहुत सी जगह गए हैं। कौन-कौन सी जगह गए? अभी तक केवल साफा बाँधने के लिए? साफा बाँधने के लिए पर्टिकुलर मैं फर्स्ट टाइम तो देखो अ, मस्कट गया था, ओमान। अच्छा, वहाँ के पंकज खेम जी है गुजराती, उनकी बेटी की शादी थी, वहाँ गया था। वहाँ के बाद में फिर मैं अरविंद सिंह जी मेवाड़ है उदयपुर के राजा, उनके कोई इवेंट था कतर में, अच्छा। मैं वहाँ गया था। उसके बाद मैं दुबई गया। मैं 3 कंट्री जाके आया हूँ, साफा बाँधने के साफा लिए। बाँधने के लिए। दुबई में कोई जैन समाज की शादी थी, उसमें मैं गया था। और आपकी पूरी टीम होगी फिर तो, क्योंकि आप हाँ, अकेले तो हैंडल नहीं कर सकते इस चीज़ को। नहीं, पूरी टीम थी। मैं मस्कट गया था तब मेरे साथ में 3-4 लोग और थे और दुबई गया तो मैं अकेला था, कतर गया तो 3 लोग थे हम। मैंने सुना है आप आँखों पे पट्टी बाँध के भी साफा बाँध देते हैं। हाँ, बाँध देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने इसके बीकानेर में कुमारपाल गौतम जी थे, उनको भी बाँधा था। जैसलमेर में मैंने जो मरु महोत्सव होता है, उसमें मैंने 23 सेकंड का बोला था, लेकिन वो मेरे 16 सेकंड में बंध गया। 16 सेकंड में साफा बाँध दिया? आँख पे पट्टी बाँध के। राजावत जी थे वहाँ पे एडीएम सिटी उनके बाँधा था मैंने। और अभी एक जयपुर में कोई इवेंट था, उसमें भी मैंने बाँधा था। वो भी मैंने 20-22 सेकंड में बाँध दिया था, ब्लाइंड। अरे वाह! लोग आँख खोल के नहीं बाँध पा रहे हैं। शौक है वो, शौक में निकल गई। आपने अपना पूरा जीवन जो है वो इस राजस्थानी संस्कृति को ही समर्पित कर दिया। कर दिया। आप क्या चाहते हो कि क्या सुधार होना चाहिए कलाकारों के लिए? कलाकारों के लिए सुधार देखो, आज कलाकारों को जो राजस्थान के कलाकार हैं या अपन पर्टिकुलर बीकानेर के कलाकारों पे जाएँ, क्यों राजस्थान पे जाएँ? बीकानेर के कलाकारों को यहाँ की जो प्रशासन है वो कोई मान्यता नहीं देती। अच्छा, आज फर्स्ट प्रायोरिटी आप कोई इवेंट करो तो सबसे पहले यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे जो कलाकार है लोकल, आप उनको सबसे पहले जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए। यहाँ का जो लोकल आर्टिस्ट है वो आपके 2000, 3000, 4000, 5000 में काम कर रहा है और बाहर का जो आर्टिस्ट है वो आपसे 50,000 रुपये ले रहा है। क्यों ना आप वो 50,000 यहाँ पे 10 आर्टिस्टों को बाँटो, तब उसमें काम करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पे प्रशासन काम दे रही है, हम काम करें। आपको ये लग रहा है कि कोई सेलिब्रिटी बुलाएँ, क्यों बुलाएँ सेलिब्रिटी को? सेलिब्रिटी बुला के आप 5 लाख रुपए खर्च रहे हो। यहाँ के जो लोक कलाकार है वो वहाँ देखने जाते हैं उसको और वो घर पे उसके रोटी की व्यवस्था नहीं है। आज भी कलाकारों को आर्थिक बहुत समस्याएँ। स्थिति खराब है। यहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, उनकी वास्तविकता आप छोटे-छोटे भई अपन सिटी के ऊपर ना जाके बीकानेर की बात करें ना, तो बीकानेर में जो लोग कलाकार जो गाँवों में रह रहे हैं, उनकी बहुत दयनीय स्थिति है। काम नहीं है, शादी-विवाह के अलावा उनके पास में और कोई काम ही नहीं है। आज बीकानेर में जो लोग कलाकार हैं, जो सिटी के रहने वाले हैं, उनके पास में भी अब ये देखो कि शादी हो गई, काम है, कोई जागरण आ गया तो काम है, उसके अलावा उनके पास में कोई काम ही नहीं है। या तो यहाँ की जो प्रशासन है उनका एक रजिस्ट्रेशन करे कि भई रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कितने कलाकार हैं, कितने ढोलक वादक हैं, कितने तबला वादक है, कितने ये है।
उनका रजिस्ट्रेशन होकर एक डायरी बन जाए, उसके बाद में फर्स्ट वैरायटी वो है वो यहाँ के आर्टिस्टों को दी जाए। इसके अलावा जरूरत पड़ी तो किसी और को बुलाएंगे। उसके बाद में बाहर को बुलाओ, नहीं तो पहले तो इनको बुलाओ कि इनके कुछ रोजगार बढ़े, कुछ और बढ़े, या साल में 6 महीने से एक बार कुछ एक ऐसा इवेंट कराए जिसमें हर कलाकार की जो है क्षमता वो पूर्ति हो जाए, सब वहाँ पे आए, और एक ऐसा फेस्टिवल हो जिसमें केवल कलाकार ही रहे यहाँ के। ऐसे आयोजन होने चाहिए होने ताकि चाहिए भी कलाकारों को संरक्षण मिल सके। बहुत ज्यादा। कोरोना काल में भी बहुत स्थिति खराब हो गई थी कलाकारों की। घर घर जाकर हम भी बहुत घूमे थे, और मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी हर कलाकार को 5,000 रुपये का अपने वो रजिस्ट्रेशन करवा के 5,000 रुपये हर खाते में मुख्यमंत्री सहायता कोष से डलवाए थे। अब 2003 से 2024 आ गया, लगातार आपके कैमल फेस्टिवल में अलग अलग लुक रहता है आपका, और बहुत सी जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है कि आपके फोटो भी बने हुए हैं। तो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था जब आपकी पहली बार फोटो बनाई गई दीवार पे कि लोग आए और उसको देखे? मेरी सबसे पहले फोटो जो है वो करण सिंह स्टेडियम की जो दीवार है, हाँ वही। वहां पे बनाई थी। एक भरत पेंटर है बीकानेर का, उसने आपने उसमें शायद कुछ हाथ में कुछ ले रखा था। हाँ वो वही ले रखी थी मैंने। तो वो मोमेंट ऐसा था कि मैं उधर से निकल रहा था और वहां पे वो पेंटिंग बना रहा था। उसके नंबर मेरे पास में नहीं थे, ना मेरे नंबर उसके पास में थे, तो वो मेरे को जानकारी दे सके कि मैं आपकी फोटो यहाँ बना रहा हूँ। तो उसमें क्या, एक फोटो मेरी थी और एक गिरधर जी व्यास है मूंछों वाले, हाँ वो जो लॉन्ग मुष्टि उनकी। तो मैंने कहा यार ये गिरधर काका की फोटो बहुत शानदार बना रहा है, अगर पास में दिखूं तो मेरी भी बन रही थी। मैं वहां रुका 2-5 मिनट, मैंने कहा पेंट साहब ये कौन है? कि यार ये तो पता नहीं है कौन है, बाकी ये फोटो अच्छी थी तो मैंने बना दी। मैंने कहा यार ये फोटो मेरी है। कि नहीं, फिर मैंने मोबाइल से उनको दिखाए सारे कि हाँ ये आपके, फिर मैंने नंबर भी आदान प्रदान किए, उनके साथ में फोटो भी खिंचाया। लेकिन वो बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैंने पूरे अपने परिवार को वो फोटो खींच के भेजी कि भाई मेरी फोटो यहाँ पे बनाई जा रही है, आप देखो। उसके बाद में तो बहुत बनी, स्टेशन पे बनी थी और 4-5 जगह और बनी थी मेरी फोटो। रेलवे स्टेशन पे भी थी? हाँ 6 नंबर पे बनी थी, प्लेटफॉर्म नंबर। तो वो फोटो प्रशासन ने दी थी या कलाकार ने अपने नहीं, हिसाब वो से कलाकार अपने हिसाब से, कोई जैसे गूगल पे सर्च करते हैं वो फोटो आ जाती है तो वो बना लेते हैं। आपकी जो लुक रहता है वो हमेशा पूरा बीकानेर देखता है वो तो। जैसे ब्लैक कपड़े अलाउ नहीं है शायद उसमें। किसमें? मिस्टर फेस्टिवल? बीकानेर नहीं। देखो जो पार्टिसिपेट करता है ना उसके लिए तो हर नियम फॉलो करना पड़ता है। हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते, हम मर्जी आए जैसे जाए ना। अपने शौक से बस। मैं अपने शौक से जाता हूँ, अपने को कोई वो है नहीं कि पार्टिसिपेशन, चाहे ब्लैक पहनूं, चाहे ब्लू पहनूं, चाहे पीले पहनूं, नीले पहनूं। जो संस्कृति के कपड़े हैं वही ज्यादा उसमें यूज नहीं, लेता हूँ। पार्टिसिपेट नहीं करने आज के बीकानेर पीछे की, मेरी बात सुनो, बीकानेर की जो राजस्थान की जो पहचान है वो एक यहाँ का लोकल डांस है कालबेलिया। हाँ, कालबेलिया का जो कलर है वही ब्लैक है। ब्लैक है। उसके लिए राजस्थान की पूरे वर्ल्ड में आज जो पहचान बनी हुई है वो कालबेलिया से बनी हुई है, उसका ही कलर ब्लैक है। तो उसमें अपने को रोकेगा कौन के ब्लैक क्यों पहने? नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करने के पीछे ये भी कारण हो सकता है कि आपको अलग दिखना है। नहीं, वो कोई कारण नहीं है, मेरे को शौक ही नहीं था शुरू से पार्टिसिपेट का, कभी भी मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। एक तो वो होता है ना कि मेरे को कुछ बनना है, बने हुए को कुछ नहीं बनने की आवश्यकता। हम पहले से बने हुए हैं। हम पहले से बने हुए हैं। मरु महोत्सव भी जाते हैं आप? हाँ, मरु महोत्सव जाता हूँ ना। उसमें भी सेम तैयार हो गए? ये अपने तैयार होके जाता हूँ, नहीं तो ऐसे ही शौक से चला जाता हूँ। मरु महोत्सव भी मैं पिछले 15-20 साल से जा रहा हूँ। बीकानेर में मैं आपको बताऊं कि 1994 में कैमल फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था। हाँ। उस समय एक राठौड़ जी थे, और 1994 में मेरी एज होगी 10 साल की, 11 साल की। अच्छा। अपने बजरंग दौरा पे हुआ था। तो अपने उस समय वर्तमान में विधायक थे नंदलाल जी व्यास, तो उनके मतलब देख रेख में वो सारा, और व्यास जी को भी बहुत ज़्यादा शौक था ऊँटों का, घोड़ों का, तो उनको बहुत ज़्यादा उनमें रुचि ली कि भाई अपने यहाँ भी एक फेस्टिवल होना चाहिए। उस समय वो शेखावत जी, एक राठौड़ जी हुआ करते थे यहाँ पे पर्यटन अधिकारी। अच्छा। पर्यटन का ऑफिस ही नहीं था यहाँ पे, बीकानेर में नहीं था? बीकानेर में था ही नहीं। एक छोटा सा एक रूम था बस कि ये पर्यटन का है। तो व्यास जी ने वहाँ पे वो मेहनत सारी कर करा के ये अपने बजरंग दौरा पे 1994 में ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे ये फेस्टिवल हुआ, फर्स्ट डे जो ये कैमल रेसिंग वगैरह ये सारी वहीं थी। नेक्स्ट डे जो हुआ था वो करनी सिंह स्टेडियम में हुआ था। अच्छा।
तो मैं वहीं भी गया था, वहाँ से फिर मैं वहाँ गया, साइकिलों पे बच्चे थे हम, तो वहाँ चले गए देखने। वहाँ क्या है, मैंने जैसलमेर के लक्ष्मी नारायण जी बिस्सा थे एक, अच्छा, जो मेरे ख्याल से 8 बार मिस्टर डेज़र्ट की उपाधि से सम्मानित हुए थे। 8 बार? 8 बार। और एकदम ब्राउन आँखें थी उनकी। मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे मतलब ये समझ लो कि अंदर लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि उनका फेस मेरे सामने है। तो उनकी एकदम ब्राउन आँखें थी और हाइट उनकी 6.5 फीट से ऊपर थी। अच्छा, और मतलब इतने खूबसूरत थे वो, जिसकी सीमा नहीं थी। तो मैंने उनको वहाँ देखा फर्स्ट टाइम, और देखा तो उन्होंने जैसलमेर की पगड़ी पहन रखी थी और बहुत शानदार कॉस्ट्यूम पहन रखी थी। तो उस समय आपको पता होगा कि एक प्रचलन था, फ़ोटो जो क्लिक होती थी उसकी रेट लगती थी ₹15। अच्छा, 1 फ़ोटो का? अच्छा, तो मैंने वहाँ पे एक फ़ोटो खिंचवा ली थी ₹15 में, उस आदमी के साथ में। लक्ष्मी नारायण जी जो लक्ष्मी बिस्सा नारायण थे, जी बिस्सा। उनके साथ में मैंने एक फ़ोटो खिंचवाई। क्योंकि वहाँ पे हर आदमी उसके साथ में फ़ोटो खिंचवा रहा था, हर आदमी। मैं कहा, यार इनमें क्या है ऐसा? ऐसी क्या ख़ास बात है? ऐसी क्या ख़ास बात है? और वास्तव में ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। और उनके साथ में वो क्या नाम था उनका, एक हुँ, सत्येंद्र जी शर्मा, वो भी मिस्टर डेज़र्ट रह चुके हैं 3-4 बार। अच्छा, वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे शर्मा जी, वो भी जैसलमेर के थे और आईजीएनपी में या कहीं उनकी सर्विस थी। तो मैंने उनको वहाँ देखा ना, एलन बिस्सा को, लक्ष्मी नारायण जी को। मैंने कहा, इसमें क्या ख़ासियत बात है, ये वो सारे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मैं भी खिंचवाऊँगा। तो ₹15 इकट्ठे करके 1-2 रुपए करके वो मैं फ़ोटो ले रहा, वो आज भी मेरे पास में यादगार में फ़ोटो आज भी सँभाली हुई है। तो उस दिन मैंने कहा, यार ये आदमी है ना, ऐसा मेरे को एक दिन बनना है। लोग मेरे साथ भी फ़ोटो हाँ, तो लें। वो मेरे आदर्श है, ये समझ लो कि लोग मेरे साथ भी ऐसी फ़ोटो खिंचवाएँ। तो मैं धीरे-धीरे 2003 में एक ऐसा मौका पड़ा कि मैं कैमल फेस्टिवल में इन्वॉल्व हो गया। 2007-8 में फिर मरु महोत्सव में चला गया और मेरे ख़्याल से 8 में तो 8 में या 9 में उन्होंने अपना शरीर भी त्याग दिया था। अच्छा, हुँ, लेकिन उनकी वो जो मैंने उनको फर्स्ट टाइम वहीं देखा था, वो आज भी मेरी नज़रों के सामने उनका फेस है। वापस कभी मिलना हुआ उनसे? उनसे बस एक बार मिला था मैं जैसलमेर में। उनको बोला, मैंने कहा, यार वो आपका फ़ोटो आज भी मेरे पास सँभाला हुआ है। बहुत जानदार पर्सनैलिटी थी। आप भी कभी गूगल पे सर्च करके देखना, एलन मिस्टर बिस्सा। डेज़र्ट लक्ष्मी नारायण बिस्सा, बहुत शानदार। तो वो मेरे आदर्श थे। वहाँ से मेरे को ऐसे-ऐसे मन में लगा कि यार ये कुछ होना चाहिए। अब तो कैसा लगता है? लोग आते हैं, पीछे भागते हैं फ़ोटो के लिए। नहीं, नहीं, पीछे तो क्या भागते हैं, सबका प्यार और मोहब्बत है। सब प्रेम करते हैं, तब फ़ोटो खिंचवाते हैं और आनंद लेते हैं। नहीं, तो आपको कैसा लगता है? फीलिंग तो बहुत बढ़िया लगती है कि यार हर आदमी आ रहा है अपने साथ में सेल्फी लेने के लिए। और उसके बाद में अभी सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, तो हर आदमी सोचता है कि इसके साथ में फ़ोटो लेके अपलोड कर दें। बाकी कैमल फेस्टिवल जैसे बीकानेर में साल में 3-4 इवेंट होने चाहिए संस्कृति। संस्कृति के। कैमल फेस्टिवल बहुत बढ़िया फेस्टिवल है और इसके अंदर यहाँ की लोग लोकल है, वो भी लोग आनंद बहुत लेते हैं। कैमल फेस्टिवल में तो आपने जाना शुरू कर ही दिया। आपने जो एक्टिंग भी शुरू की थी और आपने बहुत से ऐसे भजन में या गानों में ऐसा रोल भी किया है। हाँ, वो एक्टिंग सिलसिला कैसे शुरू हुआ? एक्टिंग में क्या है, वो मैंने आपको बताया कि वो मुमल कला के अंदर एक संस्थान थी। हाँ, उसमें वो कन्हैयालाल जीरंगा ये सब उसमें जुड़े हुए थे। तो मैं बचपन में वहाँ जाया करता था उनके साथ में होली में, और मैं इधर-उधर हर इवेंट में। तो वो भी गाने करते थे, मेरे को बहुत शौक लगा कि यार ये डांस करते हैं राजस्थानी, ये अंगर की पगड़ी पहन के मैं भी इनके साथ में जाऊँ। तो धीरे-धीरे उनके साथ में जाते मैं भी एक्टिंग करने लग गया। अच्छा। तो मैंने बहुत सी ये वीसीडी जो बनती थी पहले, अब तो प्रचलन ही खत्म हो गया वीसीडी का। तो उनमें बहुत एक्टिंग की है एल्बमों में, कभी किसी गाने में, कभी किसी गाने में, कभी किसी गाने में। तो वो चलता रहा दौर, धीरे-धीरे वो प्रचलन खत्म हो गया। अब ये यूट्यूब आ गया, यूट्यूब पे लोग बहुत बनाने लगे। अभी भी लगातार आप उसमें काम कर ही रहे हैं। नहीं, मैंने छोड़ दिया। कम करता हूँ बस, ठीक है, कोई अच्छा लगेगा, हाँ, अपने लायक है तो कर लें, वरना नहीं। नहीं, थोड़े टाइम पहले देखा था मैंने आपका कोई वीडियो कोई गाने में। नहीं। आप छोटी-सी बच्ची को लेके साथ में चल रहे थे। वो तो एक ऐसी रील बनाई हुई थी अच्छा, राजस्थानी अच्छा, सॉन्ग की। अच्छा, अच्छा। ये राजस्थानी संस्कृति जो है, हुँ। उसमें सबसे खूबसूरत आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सबसे बेस्ट है? देखो, राजस्थानी संस्कृति का बोले ना, तो उसमें क्या बेस्ट नहीं है, वो बताओ आप? कि क्या यहाँ का फूड बेस्ट नहीं है? यहाँ की जो उम, परिधान है, वो बेस्ट नहीं है? सब चीज़ बेस्ट है यहाँ की।
राजस्थानी संस्कृति में आप खाना ले लो, यहाँ का ड्रेसें ले लो, यहाँ की महिलाओं की सजने की जो स्टाइल है, वो ऑल वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेगी। जो 16 श्रृंगार है, आज वो पूरे श्रृंगार से अपने बदन को ढक लेती थी कि इतनी दूर तक इतनी चूड़ियाँ हैं, दूर फिर चूड़ी। चूड़ा है, तो ये पूरा। और हाथ उस समय कवर भी हो गया। स्लीवलेस थे, ऐसे नहीं है कि स्लीवलेस नहीं हुए, स्लीव बाजू बहुत बाद में बने थे, पहले स्लीवलेस ही हुआ करता था। अच्छा। तो वो चूड़े से पूरा ढक लेती थी अपने बदन को। पैरों के अंदर 8-8 9-9 प्रकार के, जैसे कड़ला है, आंवला है, रमजोड़ है, कड़ी है, ये पहनती थी तो पूरा पैर उसका ढक जाता था। यहाँ की संस्कृति में ऐसा कुछ है ही नहीं जो अपने को ना पसंद हो। सब चीजें बेस्ट है। सब चीज बेस्ट है। यहाँ का खान पान, ड्रेस, यहाँ का संगीत। संगीत की जो पैदावार है वो राजस्थान की है। संगीत जो है वो राजस्थान में पैदा हुआ, अच्छा। आपको बताऊं मैं, क्योंकि यहाँ के जो सॉन्ग है वो बहुत मीठे हैं। किसी भी सॉन्ग को उठा के देख लो आप, तो यहाँ का जो राजस्थानी लोकगीत है लोकगीत। वो बहुत ज्यादा मिठास है। बच्चे की जो मिठास होती है ना, बच्चा बोलता है ना, कहते हैं यार बहुत अच्छा मीठा बोलता है। तो राजस्थान में संगीत पैदा हुआ और पंजाब में जवान हुआ। पंजाब में हर डीजे बेस है, डांस वांस पूरा। अच्छा। और साउथ में बूढ़ा हो गया। तो राजस्थान जो है वो एक अपने आप में बहुत ज्यादा मीठा है और कलरफुल है। तो इसकी तो परिभाषा ही कुछ है ही नहीं है, समझ लो आप। आपका फेवरेट लोकगीत? मेरा फेवरेट लोकगीत सुपना। सूती थी रंग महल में, सूती न आयो रे जंजाल, सुपना रे बेरी भंवरो मिला तो सही। बहुत शानदार लगता है। ये है, मुमल है, 2-3 सॉन्ग है जो मैं रूटीन में सुनता भी हूँ। एक आपके यहाँ लोकगीतों पे आप जाओ, ये सारे जो गीत है ना, वो है तो लव सॉन्ग, लेकिन बट है हस्बैंड और वाइफ वाइफ के लिए है, कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है। आप एक भी सॉन्ग उठा के देख लो। पहले लोग बाहर कमाने चले जाते थे, वो आते नहीं थे बरसों बरसों तक। कोई भी सॉन्ग उठा के देख लो, कुएं पर एकली खड़ी, ठीक है, गोरी रो परवाणो आयो, मतलब जो लव लेटर था उसको परवाना बोलते थे। और मुमल, जैसे मुमल है वो एक गोरी का जो श्रृंगार है, पूरा श्रृंगार रस के आधारित है ये सारा। हर सॉन्ग में आप देख लो, कोई भी, सब में लव सॉन्ग है, बट है हस्बैंड वाइफ के लिए। ये कल्चर नहीं रहा। ये कल्चर जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। चल रहा है, बस बढ़िया है, चलता रहे जैसा चले, लेकिन यहाँ की संस्कृति खत्म ना हो, भगवान से यही कहते हैं। आप 5 साल कमेटी के मेंबर रहे पर्यटन विभाग में। उस दौर में आपने क्या नया किया? पर्यटन विभाग की कमेटी में मैं अभी 5 साल रहा। उससे पहले मैं पर्यटन से जुड़ा हुआ, तो आपको बता दिया मैंने 2003 से हूँ, लेकिन कमेटी में मैं अभी आया था 2018-19 में। अच्छा। 19 में आया था। तो उसमें मेरे को नई चीज़ें सीखने के लिए भी मिली कि पर्यटन में क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो अपने को सीखने को मिले, तो मेरे को ज्ञात ही नहीं था। और नई चीज़ें, जैसे मैंने ऐसे कई कार्यक्रम करवाए जो सिटी में, जैसे अभी मैंने एक बीकानेर बाई नाइट का कार्यक्रम करवाया था, जो दमनी चौक में करवाया था, आपको पता हो। हाँ। और वहाँ पे मैंने एक अमर सिंह राठौड़ की जो वीर रस प्रधान रमत है, उसका मंचन करवाया था। और मैंने उसमें क्या, एक 3 थीम वर्क काम किया था कि बीकानेर की पाटा संस्कृति, बीकानेर की गनगौर और बीकानेर का खान पान। तो मैंने बीकानेर की जो पाटा संस्कृति का जो प्रदर्शन था, वो मैंने सेंटर पॉइंट लिया दमानी चौक। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे एक ऐतिहासिक पाटा है छतरी वाला, जो कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। वो कई फिल्मों वगैरह में भी कई फिल्मों में आया हुआ है। जैसे वो एक तारा बोले, मनोज कुमार की पिक्चर थी, उसमें वो पाटे का एक छवि दर्शाई गई है। तो उसके लिए मैंने उसको चुना, दमानी चौक सेंटर पॉइंट था। हवेलियाँ भी उसके अंदर है, और एक लोगों को सिटी को जोड़ने के लिए वो बहुत बढ़िया एक सेंटर पॉइंट मिल गया मेरे को। तो वहाँ पे मैंने एक पाटा संस्कृति का आयोजन किया, जिसके अंदर जैसे पाटे पे अपने चौपड़ खेलते हैं लोग, उसका भी एक फिल्मांकन किया। पाटे पे रम्मत होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि पहले था ही नहीं कोई मंच का साधन, तो पाटे पे करते थे। तब मैंने वहाँ पे रम्मत करवाई दमानी चौक में, वीर रस प्रधान। वहाँ से हमने वो वॉक स्टार्ट की बीकानेर बाई नाइट की, जो सीधी हम ऐसे हरसों के चौक से होते हुए मोहता चौक में पूरी फूड वॉक दिखा दी उनको। अच्छा। जो सैलानी थे, यहाँ की लोकल जनता थी, प्रशासन के बहुत लोग थे। वहाँ से हम डड्डो के चौक में गए। डड्डो का चौक फेमस इसलिए है क्योंकि वहाँ पे गनगौर बहुत फेमस है, डड्डो की गनगौर। तो हमने वहाँ पे एक गनगौर फेस्टिवल किया। तो उसमें महिलाएं गनगौर के गीत खा रही है, एक साइड में गनगौर है,
वो नृत्य कैसे करती है अपने सर पे लेके, वो भी दर्शाया। वहाँ से हम कोचरो के चौक में गए। कोचरो के चौक को मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो बीकानेर का सबसे बड़ा चौक है क्षेत्रफल में। अच्छा। आप कोई चौक देख लो, लेकिन क्षेत्रफल में कोचरो का चौक है, वो बहुत बड़ा चौक है। और वहाँ पे मैंने बीकानेरी खान-पान, वो पूरी फूड ज़ोन बनाया। उसके अंदर यहाँ के जो लोकल घेवर है, जलेबी है, कचौड़ी है, पकौड़ी है, दही बड़ा है, ये जितने भी आइटम हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, मलाई है, रबड़ी है, उनकी सबकी स्टॉलें लगाई थी दिखाने के लिए। लेकिन वहाँ पे गैदरिंग इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि उन्होंने सेल आउट हो गया सारा। तो उनको भी मज़ा आया कि ठीक है भई, अपने 2 पैसे का व्यापार हो गया, और इन्होंने यहाँ लगवा भी दिया। वहाँ पे मैंने बुट्टे खान टीम को बुलाया था, जो बाड़मेर से बिलॉन्ग करते हैं। अच्छा। उनका भी बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और बहुत फुल भीड़ थी। तो मैंने एक नवाचार किया बीकानेर सिटी के लिए, बीकानेर बाय नाइट बोल के कार्यक्रम था, पर्यटन और विभाग की तरफ से। पर्यटन विभाग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से। उससे पहले मैंने जो हेरिटेज वॉक है, वो अपने लोकायन संस्था के गोपाल सिंह जी चौहान है, आप जानते हो तो। हेरिटेज वॉक का जो प्रावधान था वो उनका था, और उन्होंने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते उन्होंने मेरे को उसके अंदर इन्वॉल्व किया। इन्वॉल्व करने के बाद में हेरिटेज वॉक का जो कार्यक्रम है, वो उनके पास में और भी बहुत काम थे, तो उन्होंने मेरे को सुपुर्द कर दिया। तो हेरिटेज वॉक पिछले साल तक मैंने ही करवाई थी, 2023 तक। अच्छा, हुँ। जो यहाँ से रामपुरी हवेली से बीकाजी टेकरी टेकरी। तक। उसके अंदर हमने रास्ते में बहुत सारी यहाँ की संस्कृति के अलग-अलग चीज़ें दिखाई थी लोगों को, कि यहाँ की उस्ता आर्ट है, मथेरन आर्ट है, यहाँ के फूड है, भुजिया है। भुजिया को भुजिया क्यों कहते हैं, ये आप भी नहीं बता सकते। अब आप यहाँ ही गए हो तो बहुत लोगों को जानकारी मिल जाएगी। आज भुजिया है, हाँ। आज भुजिया को भुजिया क्यों कहते हैं? बीकानेर की नाक है भुजिया, ऑल वर्ल्ड में कि बीकानेरी भुजिया खाते हैं हम। भुजिया को भुजिया क्यों कहते हैं, ये किसी को आज भी पता नहीं है। भुजिया को भुजिया इसलिए कहते हैं कि जो भुजाओं के बल से जो चीज़ बनती है उसको भुजिया कहते हैं। बाकी ऑल वर्ल्ड में उसको सेव बोलते हैं, केवल यही भुजिया कहते हैं। अच्छा। ओह! भुजिया में भुजाओं की ताकत बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए उसको भुजिया कहते हैं। बाकी बाहर उसको सेव कहते हैं। सब जगह चले जाओ आप होटल में भी जाओगे, भुजियों की सब्ज़ी बना दे, वो नहीं बनाएगा, सेव टमाटर की बोलना पड़ेगा। ये भुजिया यहीं से निकला हुआ है केवल। हाँ, तो उस हेरिटेज वॉक में हम भुजिया और यहाँ के पापड़, रसगुल्ले सब उनको एक क्या है कि डेमो के रूप में दिखाते थे। यहाँ की लोकल आर्ट है और ये सब चीज़ें, वो और आज भी दिखाते हैं। हेरिटेज वॉक एक बढ़िया प्रशासन का एक बहुत बढ़िया इवेंट है यहाँ के सिटी के लिए। मैंने आपको बहुत बार रास्ते में भी देखा है, आप 24 घंटे ऐसे साफा लगा के ही रहते हैं। 80% जब भी मैंने आपको देखा है, आपके साफा दिखा है मेरे को। तो ये साफ आप लगातार लगाते हैं या कभी नहीं, कोई नहीं, नहीं, इवेंट कोई के हिसाब इवेंट से? में जाके आते हैं या कोई इधर-उधर घूम के कोई काम में आते हैं तो साफा पड़ा रहता है सर पे। बाकी वैसे ये नहीं है कि परमानेंट अपना लगा के रखें। बाकी लगा के हमारे जैसों को रखना चाहिए ताकि जान-पहचान रहेगी, ये वो आदमी है। हाँ, एक अलग सा अट्रैक्शन हो जाता है कि हाँ, ये साफा पहना हुआ है, ये वो हाँ, व्यक्ति है। जैसे अर्जुन राम जी अपने एमपी साहब हैं, वो परमानेंट साफा रखते हैं। तो उनका मैं उस बात का फ़ैन हूँ कि वो संसद में भी बैठते हैं, चाहे कहीं भी बैठते हैं तो साफा लगा के रखते हैं। तो बढ़िया बात है कि वो अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे हैं। अर्जुन राम जी की बात आई तो आपने बहुत सारे मंत्री को भी साफे पहनाए होंगे। हाँ, मंत्री को मोस्टली सब मंत्री को पहना रखे हैं, मोटा-मोटी याद है मेरे को। सभी को? हाँ, अशोक गहलोत को पहनाया हुआ है मैंने। राज्यपाल जो भी कलराज जी, मिश्र जी, उनको कितनी बार भी पहना दिया। अच्छा। अर्जुन राम जी को पहना दिया, साफे पहना दिए। उसके बाद में क्या है, जैसे अर्जुन राम जी मेरे को दिल्ली भी लेके गए थे कोई काम के लिए, इवेंट के लिए, और राज्यपाल यहाँ आते हैं तो उनका वेलकम जो कल्चर के हिसाब से करना है, तो मैंने 3-4 बार वेलकम कर दिया। अशोक गहलोत का कर दिया, वसुंधरा राजे सिंधिया का कर दिया वेलकम। अच्छा, वो अलग से आप पूरा वो तैयार करते हाँ, हैं पूरा वेलकम। वो एक ड्राइंग बनाते हैं। इनका क्या होता है, एक पॉइंट टू पॉइंट शेड्यूल आता है, मिनट टू मिनट का, कि भई ये इतने मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। कोई भी राजस्थान की अच्छा। है, सेलिब्रिटी है, तो जैसे राज्यपाल आए, यूनिवर्सिटी में आए, यूनिवर्सिटी के गेट से लेके वो अपने जो सभागार है जहाँ पे उनका सम्मान होना है या जाए, वहाँ तक में वो कितने मिनट में पहुँचेंगे, वहाँ से एक प्रोग्राम आता है हमारे पास में, अच्छा, कि भई ये इतने मिनट में आपको यहाँ से वहाँ इनको पहुँचाना है। पहुँचाना है। उसमें आप क्या-क्या इनको दिखा सकते हो, इनका वेलकम कैसे कर सकते हो। तो उनका पूरा एक हम बायोग्राफ बना के देते हैं उनको, कि भई हम ये इवेंट करेंगे, ये इतने मिनट में ये यहाँ पे पैर रखेंगे, यहाँ पे इतने सेकंड में तिलक होगा, इतने सेकंड में साफा होगा, इतने सेकंड में इनको कालबेलिया दिखाएँगे, इतने सेकंड में इनको भौवी दिखाएँगे, इतने सेकंड में इनको मशक वादन दिखाएँगे, इतने सेकंड में ये ऊँट आगे चलेंगे या डांस करेंगे। वो पूरा 1 मिनट टू मिनट का कार्यक्रम इनको बना के देना पड़ता है।
और मैंने ये 3, 4, 5 कार्यक्रम कर भी दिए, तो मेरे को आगे भी कार्यक्रम मिलते हैं और मिलते रहेंगे मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन आप ऐसे इतने कम समय के लिए कैसे उसको मैनेज करते हैं कि भाई 3 मिनट की कालबेलिया चलाना है बस? हाँ, वो हो जाता है, वो तो टीम वर्क तो देखो करना ही पड़ता है। जैसे अभी ये अपने सीजेआई आए थे ना, ये क्या नाम हाँ, था हाँ, इनका? चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ जी, ये भी यूनिवर्सिटी में आए। तो इनका मेरे पास में 4.5 मिनट का कार्यक्रम आया सारा। बस? हाँ, 4.5 मिनट में उनको गेट से लेके उनके सभागार जो ऑडिटोरियम अंदर बना हुआ है, वहाँ तक बीच में तिलक भी था, उनका साफा भी था और उनको एक महाराजा गंगा सिंह जी की उन्होंने एक वो पुस्तक दी थी, वो भी उसी में था, दुपट्टा भी था और कालबेलिया भी था और शहनाई नगारा भी था, ये देख लो। 4.5 मिनट में? 4.5 मिनट में और उन्हें हर चीज़ का अवलोकन भी किया था। वाह! हुँ। इतने कम समय के लिए वो तैयार करना। तो यार वो तो टीम वर्क होता है, उसके बाद में अब उनकी पहले एक रिहर्सल करते हैं, 1 डे पहले कि भई ये इतने सेकंड में इतनी देर ही बजना चाहिए, इसमें पूरा हो जाए। अभी आप जैसे हम बाहर जाते हैं, जवाहर कला केंद्र गए, जवाहर कला केंद्र में हमने कार्यक्रम किया, तो वो कहते हैं आपको 20 मिनट के अंदर 4 घंटा का प्रोग्राम करना है। अच्छा। या आपको 7 मिनट के अंदर 3 घंटा का कार्यक्रम पूरा दिखाना है। जैसे हिस्टोरिकल हो गई, जैसे कोई रमत हो गई। अब रमत ऐसे तो आपने देखी होगी जो रात को शुरू होती है सुबह तक और चलती है। सुबह तक चलती है। अब उसी रमत को आपको साढ़े 17 मिनट में दिखाना है। वो कैसे दिखाएँगे? उसका सिस्टम यही है, उसको कटिंग करते-करते एक छोटी-सी स्टोरी बना लो, छोटी-सी स्टोरी बना के उसकी एक प्रस्तुति शॉर्ट दे में दिखा दोगे शॉर्ट बस। में दिखा दो बस। उसी हिसाब से ये करते हैं। कालबेलिया है बस 2-3 सेकंड वो खड़े हुए, वो डांस हो गया, चकरी-वकरी सारा हुआ और निकल गया। केसरिया वाले आगे दिखाया फिर वो निकल गए। ऐसे ही चलता रहता है। फटाफट, फटाफट। फटाफट चलता रहता है। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? आज की जो युवा पीढ़ी है, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है अभी देखो, तो उनके बारे में मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप सोशल मीडिया में आपको ज़्यादा हाइलाइट करने की बजाय यहाँ की संस्कृति को बहुत ज़्यादा हाइलाइट करो। और एक ये जो भी क्राइम हो रहे हैं उसका वीडियो बना लिया, वो हो रहा है उसका वीडियो बना लिया। उस क्राइम को कम करने की सोचो, उसका वीडियो मत बनाओ। जो भी नशे ये अपने बहुत ज़्यादा नशे की ओर बच्चे जा रहे हैं, उसको कम करो और ज़्यादा यहाँ की जो संस्कृति है उसका ज़्यादा अपलोड करो आप, ताकि बढ़िया लगे लोगों को, देखने के लिए मिले, और ज़्यादा लोग जुड़ सकें। जुड़ सके। आज कोई इवेंट हो रहा है तो उसका रील बनाई तो लोग वहाँ जुड़ेंगे ज़्यादा, आप खुद उसमें इन्वॉल्व हो। और बीकानेर जो है वो अभी नशे की ओर बहुत जा रहा है, यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, तो वो कम से कम होना चाहिए। देखो, हमें प्रयास करना चाहिए कि कम प्रयास से कम। करना चाहिए कि भई नशा मुक्त हो बीकानेर। आप हमारे यहाँ पधारे। बहुत-बहुत आभार आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद।